नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल में बंद है और उनसे जेल में मिलने वालों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से मिलने से पहले सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव उनसे मुलाकात कर चुके हैं, उनसे मिलने जेल में पहुंचे थे। आजम खान के परिजनों से मुलाकात और ईदी भी परिवार के सदस्यों को उन्होंने भेंट की। प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जब उन्होंने मुलायम सिंह का ख्याल नहीं रखा तो आजम खान का कैसे रखते। और आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा से बातचीत की। प्रमोद कृष्णम ने आजम खान के परिवार के लोगों को ईदी भी भेंट दी। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आजम खान को सजा क्यों मिल रही है। अखिलेश यादव जी के बयान पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी का ख्याल नहीं रखा तो आजम साहब का क्या ख्याल रखेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग सपा में वफा ढूंढ रहे हैं वो जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली है। जामिया नगर शाहीन बाग इलाके में 50 किलोग्राम की ड्रग्स जब्त की गई है। ड्रग्स की कीमत 250 करोड़ रुपए की बताई जा रही है और इस ड्रग का जो कनेक्शन है वो अफगानिस्तान से जुड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि ये हेरोइन अफगान से बनी हुई है। मौके पर 47 किलोग्राम संदिग्ध नशीला पदार्थ और 30 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने फिलहाल छापेमारी की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में हेरोइन जो बरामद हुई है उसे देखा जा सकता है। तो एनसीबी को बड़ी कामयाबी मिली है। तो आपको बता दें, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ कैश भी बरामद हुआ है और साथ ही साथ 250 करोड़ की जो ड्रग्स है वो जब्त की गई है शाहीन बाग से। इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है 30 लाख रुपए बरामद हुए हैं, हेरोइन बरामद हुई है, 250 करोड़ के आसपास ड्रग्स बताया जा रहा है जो जब्त किया गया है। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। तो 250 करोड़ रुपए की जब्त हुई है यहां पर ड्रग्स, जैसा कि खबरें मिल रही हैं। और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अफगानिस्तान से इसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं कि जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो हेरोइन है वो वहीं की बताई जा रही है, बनी हुई है। तो सीधा इसके तार अफगानिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में नारकोटिक्स विभाग ने छापेमारी में ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद की है। ड्रग्स का नाम आते ही अक्सर बॉलीवुड या फिर कहें कि मुंबई का नाम जहन में आता होगा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद ड्रग्स का मामला खूब उछला था। दिल्ली में ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद अधिकारी भी सख्ते में हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं। एनसीबी चीफ एसएस प्रधान ने ड्रग्स को लेकर कई तरह के खुलासे किए हैं। एनसीबी चीफ प्रधान ने बताया कि इसका पूरा एक सिंडिकेट है। ये सिंडिकेट समुद्री और साथ ही भूमि सीमा मार्गों के माध्यम से भारत में माल की तस्करी कर रहे हैं। ये लोग विभिन्न सामानों के साथ हेरोइन की तस्करी करते हैं। बाद में कुछ अफगान नागरिकों की मदद से भारतीय समकक्ष उन सामानों से हेरोइन को निकालते हैं। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने बताया हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, लेकिन प्रतिबंध के बाद निर्यात और बाहर अवैध तस्करी में वृद्धि होती दिख रही है और हेरोइन की भारतीय बाजार में जो कीमत है काफी है। बता रहे हैं कि आगे जांच में पता चलता है कि नार्को आतंकवाद से
इसके संबंध हो सकते हैं। इसके दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से संबंध है और इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। एनसीबी के ही एक उप महानिदेशक एसके सिंह ने बताया कि हमें जानकारी मिली, इनपुट मिला था कि शाहीन बाग के एक अपार्टमेंट में भारी मात्रा में हेरोइन है। हमारी टीम ने 50 किलोग्राम हेरोइन, 47 किलोग्राम संदिग्ध नशीले पदार्थ, 30 लाख रुपए नकद और एक नोट गिनने की मशीन भी बरामद की है। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत में विश्व पाटीदार समाज की संस्था सरदार धाम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को एक बयान में दी। पीएमओ के मुताबिक मिशन 2026 के तहत सरदार धाम ये आयोजन कर रहा है और इसके पीछे उसका उद्देश्य पाटीदार समाज का आर्थिक विकास है। हर 2 साल में इस सम्मेलन का उद्घाटन होता है। पहले 2 सम्मेलन 2018 और 20 में गांधीनगर में हुए थे। पीएमओ के मुताबिक इस जीपीबीएस 2022 का मुख्य जो विषय है वो आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और भारत रखा गया है। बयान के मुताबिक 3 दिवसीय इस सम्मेलन का लक्ष्य पाटीदार समाज के छोटे, मझोले और बड़े उद्यमियों को साथ लाना, उन्हें आगे बढ़ाना और नए उद्यमियों को सहयोग देने के साथ ही शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देना है। इसमें कहा गया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित सरदार धाम शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और युवाओं को रोजगार के मौके प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। और उधर दिल्ली में कोयले की कमी के गहराते संकट के बीच दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ गई है और इस चिंता को जाहिर भी किया गया। इसे लेकर गुरुवार को दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सचिवालय में एक आपातकालीन बैठक की और साथ ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राजधानी दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयला देने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बिजली आपूर्ति करने वाले विभिन्न थर्मल स्टेशन में इस समय कोयले की बहुत ज्यादा कमी है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के दादरी 2 और झज्जर दोनों पावर प्लांट्स मुख्य रूप से दिल्ली में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए थे, लेकिन इन पावर प्लांट्स में कोयले का बेहद कम स्टॉक बचा है। समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो दिल्ली मेट्रो और अस्पतालों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति में दिक्कत आ सकती है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी के कुछ इलाकों में लोगों को बिजली के संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है और स्थिति से निपटने का हर संभव कोशिश की जा रही है। वर्तमान में कोयले की कमी से जूझ रहे इन पावर स्टेशन के जरिए दिल्ली में 25% से 30% की बिजली की मांग को पूरा किया जा रहा है। और उधर हरियाणा के झज्जर शहर में कल रात 10 बजे के करीब एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल यहां के बेरीगेट क्षेत्र में स्थित कत्था फैक्ट्री में अमोनिया गैस के सिलेंडर से निकल रही पाइप लीक होने पर रिसाव हो गया। रिसाव होने से रिहायशी इलाकों में भारी अफरा तफरी हो गई। गैस लीक के बाद कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, उन्हें उल्टियां शुरू हो गई। सूचना मिलने के बाद कई लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। कत्था प्लांट में अमोनिया गैस लीक होने के बाद आधी रात को पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह का वहां पर माहौल हो गया। प्रशासन का पूरा अमला फौरन हरकत में आया, सड़कों पर उतर गया। पुलिसकर्मी उस समय तक खुली कुछ दुकानों को भी बंद करवाने में जुट गए। लोगों को एहतियात बरतने को कहा जा रहा था। लोगों के बीच मुनादी करवाई गई। कत्था फैक्ट्री के स्टाफ को भी बाहर निकाला गया और उसके आस पड़ोस के कुछ इलाकों को पूरी तरह खाली करा दिया गया। फैक्ट्री वाले क्षेत्र से दूर जाने को लोगों को समझाया गया ताकि जान माल का कोई नुकसान ना हो सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सड़कों पर पानी की बौछार की गई ताकि हवा में फैल चुकी गैस को दबाया जा सके। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के टैंक से निकल रही पाइप से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जिसके बाद आसपास के लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और फिर जैसे ही ये खबर फैली, अफरा तफरी का माहौल बन गया। के सामने है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हरियाणा के झज्जर का ये मामला है जहां पर कत्था फैक्ट्री में गैस रिसाव होने के बाद ये पूरी भगदड़ मची, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुंची।
पानी की बौछार सड़कों पर की गई ताकि जो गैस हवा में फैली थी उसके असर को कम किया जा सके। पूरे इलाके को खाली कराने का काम किया गया क्योंकि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। कई लोग उल्टियां कर रहे थे जिन्हें ज्यादा तकलीफ के बाद अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि हरियाणा के झज्जर का यह पूरा मामला है। और दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रात के करीब 9:30 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1490 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और उसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5250 हो चुकी है। इतने ही समय में 2 मरीजों की मौत भी हुई। वहीं 1070 मरीज संक्रमण से उबरे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमण दर 4.62% दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को करीब 1367 केस की पुष्टि हुई है और जो संक्रमण दर है वो 4.5% दर्ज की गई। इसी से एक दिन पहले मंगलवार को 1204 नए मामले सामने आए थे। संक्रमण दर 4.64% थी और सोमवार को 1011, रविवार को 1083, शनिवार को 1094 और शुक्रवार को 1042 मामले आए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा कि राजधानी में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन हालत गंभीर नहीं है क्योंकि लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की दर कम है। लेकिन ऐसे में दिल्ली में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो लोगों को सतर्क और अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। सरकार पूरे अलर्ट मोड पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि तमाम अस्पतालों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। बेड्स की सुविधा वहां पर मुहैया करा दी गई है ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो हालात सामान्य रखने की कोशिश की जा सके। लेकिन एक बार फिर दिल्ली में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 24 घंटे में 1490 केसेस की पुष्टि हुई है और गंभीरता से इस मामले को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी तब जब देश पहली, दूसरी और तीसरी वेव का सामना कर चुका है और संक्रमण दर बताई जा रही है 4.62%। तो दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कोरोना की बेसिक गाइडलाइन है जिन्हें हम पहली वेव से लेकर तीसरी वेव तक फॉलो करते आ रहे हैं, हाथों को धोना, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, 2 गज दूरी का पालन करना और सबसे ज्यादा अहम और जरूरी अपने फेस को मास्क से कवर करना। आप मास्क लगाएं जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में अब जरूरी यह भी हो जाता है कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो ना काम होने पर आप घरों से बाहर भी ना निकले, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होगी, जितने ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे, संक्रमण फैलने का खतरा भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक और अहम चीज, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया या पहला डोज ले चुके हैं, सेकंड डोज नहीं लिया है, तो उन्हें भी अब अलर्ट होने की जरूरत है क्योंकि हम 3 वेव्स का सामना कर चुके हैं। और अगर अभी तक भी आपने कोरोना वैक्सीनेशन के 2 डोज नहीं लिए हैं तो आपको तुरंत वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा हथियार है इस बीमारी से लड़ने का और बचने का। और दिल्ली में लगातार अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। एमसीडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप लगा रही है। अब इसे लेकर एफएम न्यूज की संवाददाता तोशी मंडोला ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद है। सर, जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में भी बुलडोजर की जो गाज है वो गिरने वाली है। लोग स्ट्रेस में पहले ही है, अब इल्लीगल इंक्रोचमेंट को लेकर फिर से सवाल। देखो भैया, इंक्रोचमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेफ इन्वेस्टमेंट किसी के लिए नहीं हो सकता। इंक्रोचमेंट है और इंक्रोचमेंट को हटना समाज के लिए भी ज़रूरी है और उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो लोग की इंक्रोचमेंट करके और अपना जो है वो संवैधानिक अधिकार बना करके बैठे हुए थे। इसको जो है वो किसी और चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। जब जहांगीरपुरी में कहा गया है कि 2 हफ्ते के लिए बुलडोजर की कार्यवाही को रोक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, शाहीन बाग में आप ये सब करके क्या कोई अलग भूमिका बांधने की कोशिश कर रहे हैं? कोई भूमिका नहीं है। भूमिका बिल्कुल एक ही है
कि जहाँ पर भी जो है वो अवैध कब्जे हैं तो उसके लिए कानून बना हुआ है, उसके लिए प्रशासनिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से कर रहे होंगे। नकवी जी, दिल्ली दंगे में, अब दिल्ली में देखा जा रहा है कि हर 2 साल में दंगे जैसी स्थिति पैदा हो रही है। उमर खालिद जो इस दिल्ली दंगे में मुख्य आरोपी भी थे, ऐसा कहा जा रहा है 500 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो जेल में है। सवाल है कि क्या सिर्फ सरकार के खिलाफ बोल देने पर आप इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे? देखो, ऐसा है कि कोर्ट है और कानून है, और कोर्ट और कानून जो है वो अपना काम करता है। इसमें जो है वो किस पर जो है वो कानूनी कार्रवाई हुई, उसके बाद कोर्ट है। यहाँ कोर्ट तो हमारा स्वतंत्र है। अगर किसी के खिलाफ कोई बेगुनाह है तो छूटेगा, गुनाहगार है तो छूटेगा नहीं। आप अल्पसंख्यक मामलों को देखते हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एक विशेष समुदाय को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, अंसार, अर्जुन, ये राजनीति चल रही है। असल में नाम भी ये सेलेक्ट करके लेते हैं। इनका जो है वो सेलेक्टिव कम्युनलिज्म है और सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है। अरे भैया, केवल ये 2 नाम 3 नाम क्यों लेते हो? कार्रवाई तो सब पे हो रही है। जो भी गुनाहगार, हमारा यही कहना है कि जो गुनाहगार है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, जो बेगुनाह है उसे छुआ नहीं जाना चाहिए। आखिरी सवाल है, देश में मुसलमानों पर हिंसा बढ़ रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। उमर खालिद अब सवाल कर रहे हैं कि भारत से जम्मू कश्मीर को जोड़ा गया था, ये गलत है। कौन आरोप लगा रहा है बताता हूँ आपको। जिनके शासनकाल में भागलपुर दंगा होता है, 4 महीने तक दंगा चलता है, हजारों की संख्या में बेगुनाहों का कत्लेआम होता है। जिनके शासनकाल में भिवंडी का दंगा होता है, पूरी तरह से भिवंडी तबाह हो जाती है, हजारों लोग मार दिए जाते हैं, महीनों दंगा चलता है, ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं। ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं मलियाना और मेरठ में जिन्होंने दंगे कराए और जिन्होंने जिंदा लोगों को ट्रकों में, पीएसी की ट्रकों में भर करके तालाब में फेंक दिया। ये वो लोग हैं जो 1984 में सिखों का कत्लेआम करने के गुनाहगार हैं। ये आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 8 सालों में देश में किसी तरह का न दंगा होने पाया, न पंगा लेने वाले जो है वो किसी तरह से सफल हो पाए, तो इसलिए बेचैन है वो लोग। अगर अब शाहीन बाग में बुलडोजर चलते हैं तो क्या आप कोई रिहेबिटेट, आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं? ये बुलडोजर और ये जो क्या बोलते हैं इसको, अवैध कब्जे, इसमें कौन सा लोग कहाँ रहेंगे? रोजी रोटी पर संकट आ रहा है। अरे भाई, जब वो वहाँ रहने आए थे तो क्या वो वहाँ से रजिस्ट्री करा के आए थे क्या? थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, जो बता रहे हैं कि एक अलग आइडियोलॉजी से खेलने की कोशिश कर रही है विपक्षी पार्टी। कैमरा पर्सन निहाल के साथ ओशी मंदोला, FM न्यूज़, नई दिल्ली। वहीं हर मुद्दे पर फेल होने वाली विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर से पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर क्लीन बोल्ड किया है, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में मोदी वर्सेस विपक्ष की जंग छिड़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल डीजल पर पॉलिटिकल वॉर, बीजेपी वर्सेस विपक्ष में प्राइस हाइक की रात। वैट टैक्स को लेकर खुली विरोधियों की पोल। पीएम ने कई मुख्यमंत्रियों को किया क्लीन बोल्ड। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरने वाली विपक्ष की पोल उस वक्त खुल गई जब कोरोना को लेकर हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फटकार लगाई। दरअसल बीते रोज कोरोना के प्रकोप को लेकर पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ खास बैठक की और इस दौरान लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों का भी जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सख्त लहजे में नसीहत दी जिन्होंने अब तक वैट टैक्स की कीमतों में गिरावट नहीं की। दरअसल पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद कई राज्यों ने इस पर अमल करते हुए वैट टैक्स की कीमतों में गिरावट की, तो वहीं कई राज्यों ने इसे नजरअंदाज भी किया था। बस फिर क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खरी खोटी सुनाई और कहा कि कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाकर अपने नागरिकों को लाभ नहीं दिया और राजस्व कमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक संकट में केंद्र और राज्यों को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। पीएम ने राज्यों को नसीहत देते हुए कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी।
लेकिन कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वैश्विक चुनौती की इस घड़ी में केंद्र और राज्य को साथ मिलकर चलने की जरूरत है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान। यही नहीं, पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का भी जिक्र करते हुए कहा कि युद्ध की परिस्थिति पैदा होने से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे माहौल में चुनौतियां बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने राज्यों का नाम लेकर उन्हें सुना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं, प्रार्थना कर रहा हूं। आपके राज्यों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और झारखंड ने किसी न किसी कारण से केंद्र की सलाह को नहीं माना, जिसकी वजह से उनके नागरिकों पर बोझ जारी है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि हर मोर्चे पर फेल होने वाली विपक्षी पार्टियों का महंगाई को लेकर उठाया जा रहा सवाल कितना वाजिब है, क्योंकि एक और जहां सड़क से सदन तक विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर हल्ला कर रहा है, तो वहीं वैट टैक्स को लेकर सभी की पोल खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।